हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुगम गणित यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आप लोग को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सुगम विज्ञान, जिसमें क्लास 7th का है सुगम विज्ञान। और इसमें मैं कुछ क्लास ले चुका हूँ, 1 2 3 क्लास ले चुका हूँ। उसके बाद मैं आज इस पे बात करूँगा। तो जैसा कि देख लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास में ले रहा हूँ पौधों में पोषण, और इसका हम कुछ पढ़ा चुके हैं। तो जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि मैं कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। ये टोटल चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। और उसका जो प्रकाश में क्लोरोफिल की आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये इससे पहले मैं बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश आवश्यक है, वो क्यों आवश्यक है, तो बहुत डिटेल में मैंने बताया था। वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक लिंक मिलेगा इस आई बटन में, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं कहाँ से पढ़ने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो कि आप देख रहे हैं पौधे पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पोषकों, वही पोषक तत्वों का संश्लेषण। मतलब क्या कहा जाता है कि पौधों के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके अलावा भी अन्य आवश्यक पोषक का संश्लेषण होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि देख लीजिए कि इसके बारे में क्या पढ़ना है। सो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए आवश्यक मूल तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। मतलब कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए जो है कार्बन यानी कुछ मूल तत्व होते हैं, उसका आवश्यक है होना। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सब की का जो है जरूरत है, आवश्यक है रहना, है ना। ये पदार्थ पौधों को जिन स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसकी जानकारी आपको हो चुकी। मतलब बोला जाता है कि ये पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये पदार्थ जो है पौधों को जिस जिस स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी जानकारी आपको हो चुकी। मतलब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप पहले वाला वीडियो क्या करके देख सकते हैं। इन्हीं मूल तत्वों से कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्वों का भी अतिरिक्त नाइट्रोजन संश्लेषण होता है। यानी कि कहा जाता है कि इन्हीं मूल तत्वों से कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पोषक तत्वों का भी संश्लेषण होता है। लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इन तत्वों के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी आवश्यक होती है। मतलब कहा जाता है कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें जो तत्वों के अतिरिक्त नाइट्रोजन का भी होना आवश्यक है, और होता ही है। पौधों को नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है, अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन तो होता है, बट पौधे में जो है या पौधों को जो है नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कैसे मिलता है। हमें पता है, हम जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है, परंतु इस गैसीय नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। लेकिन बोला जाता है कि जो वायु में जो नाइट्रोजन होते हैं, उस नाइट्रोजन को ये जो पौधे हैं ये अवशोषित नहीं कर पाते हैं। हमें ज्ञात है कि मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायु के गैसीय नाइट्रोजन को व्यवहार किए जाने योग्य नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। ओके, क्या किया जाता है, मिट्टी में बैक्टीरिया सब होता है जो कि आप देखे होंगे,
या फिर नहीं देखे हैं तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वायु में जो भी गैस ये नाइट्रोजन होता है उसको व्यवहार किए जाने योग्य क्या किया जाता है, मतलब कि यूज करने लायक उसको क्या किया जाता है, बना दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। कौन? मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ये मिट्टी में मुक्त कर देते हैं, मतलब कि मिट्टी में वो मिला देता है। ओके, नाइट्रोजन का यही स्वरूप मिट्टी से जल के साथ पौधे द्वारा अवशोषित हो जाता है। और यही कारण क्या होता है कि पौधे क्या करता है कि मिट्टी से जल लेता है और उसी जल में नाइट्रोजन प्राप्त होता है, तो उसी जल के साथ साथ जो है नाइट्रोजन भी वो ले लेता है पौधा। इसी प्रकार पौधे अन्य पोषक को और इसी प्रकार से जो है अन्य पोषक तत्व भी पौधा ले पाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, के लिए जो आवश्यक मूल तत्व प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार। ओके, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अक्सर नाइट्रोजन बहुल उर्वरक का भी उपयोग करते हैं। मतलब कहा जाता है कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको बढ़ाने के लिए जो है किसान क्या करता है, अक्सर नाइट्रोजन बहुल उर्वरक जो होता है उसका उपयोग करता है, मतलब मिट्टी में मिला देता है ताकि नाइट्रोजन बढ़ सके तो पौधा नाइट्रोजन ले लेगा तो अच्छा हो जाएगा। कुछ पौधे हैं जैसे कि दलहन, मतलब बोला जाता है कि कुछ पौधे ऐसे बोते हैं जो जैसे दलहन है। दलहन मतलब क्या, जो दहा गया सो वाला बात नहीं। दलहन मतलब दाल वाली पौधे जिससे हमें दाल मिलती है, दाल खाने को मिलती है, वो पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायुमंडल में गैसीय नाइट्रोजन का भी मिट्टी में स्थिरीकरण में भाग लेता है। मतलब बोला जाता है कि जो दलहन पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो है उपस्थित होता है, गांठ में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल के गैसीय नाइट्रोजन को क्या करता है, मिट्टी में वो स्थिरीकरण में ले लेता है। और पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं और जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद से भोजन बनाता हो, किसी पे निर्भर नहीं हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी, वो किसी से हेल्प नहीं लेता है, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। ओके, परंतु कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। मतलब कहा जाता है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं, मतलब जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। परपोषी पौधे निम्नलिखित प्रकार के पोषण कर होते हैं। तो कहा जाता है कि परपोषी पौधे में जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के पोषण पाए जाते हैं होते हैं। जैसे कि पहला हम देख लेते हैं मृत जीवी पोषण क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। कवकों में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती। मतलब कहा जाता है कि जो हमारे पास कवक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि वो अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं कर सकता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं लेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं लेगा तो भोजन कैसे प्राप्त करेगा, अत्सो हो जाएगा। इसलिए जो है उसमें वो स्वयं भोजन नहीं बना पाता है। वे सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं। मतलब जो मृत जीवी पोषण होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी सड़े गले पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनसे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, अवशोषित करता है अपना भोजन। या फिर जो मृत जंतु मतलब जो मरे हुए जंतु होते हैं उनसे अपना, उनके शरीर से अपना ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कवक मृत जीवी पोषक कहलाता है। मृत जीव मतलब मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करना। जैसे कि यहाँ पर देखिए फफूंद, कुकुरमुत्ता, मसूर,
जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषक के उदाहरण है। ओके, अब आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि फफूंद सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं। मतलब कहा जाता है जो फफूंद है वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं। यहाँ पे शायद इसका पिक्चर दिया होगा, देखिए यहाँ पे फफूंद, यह है ना फफूंद, ये जो है ये सड़े गले पदार्थ पे ही ये उगता है। जैसे कि गोबर देख लीजिए, गोबर जो ताजा गोबर होगा उस पे नहीं होगा, और वही बहुत दिनों के का जो गोबर होगा उस पे ये उग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गले होते हैं उस पे होता है। ओके, तो आप समझ गए, पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे। ये अक्सर चमड़े के गीले जूते एवं वस्त्र या नम अनाजों जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, दाल हो गया इत्यादि अच्छा मुरब्बा खाद्य पदार्थों पर उगते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि ये अक्सर, ये कौन, ये फफूंद, फफूंद जो है अक्सर चमड़े के गीले जूते में उग जाता है। कोई वस्त्र है या कोई नम अनाज है, मतलब कि जिसमें पानी मिला हुआ है, वो अनाज है बहुत सड़ गल गया है, जैसे कि गेहूं हो सकता है, चना हो सकता है, दाल हो सकता है, अचार हो सकता है, यानी जो बहुत बहुत दिनों के होते हैं उसमें ये हो जाता है। ओके, उग जाता है। ये अक्सर मवेशियों के मल, अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे गोबर पे, तो उसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि ये अक्सर मवेशियों के मल पर भी उग जाते हैं। मतलब क्या कि वही गोबर पे उग जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि फफूंद इन पदार्थों पर कैसे उगते हैं। मतलब कहा जाता है ये जो फफूंद है ये उग जाता है, लेकिन इन पदार्थों पर कैसे उग जाता है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि फफूंद के सूक्ष्म बीजाणु या स्पोर प्रायः हवा में उपस्थित रहते हैं। मतलब कहा जाता है कि फफूंद के जो सूक्ष्मजीव बीजाणु होते हैं या स्पोर होते हैं वो हवा में उपस्थित होता है पहले से ही। ये हवा के झोंकों से एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है। और ये जब हवा की झोंके चलती है, ठीक है, हवा की झोंकी चलती है तो ये अब यहाँ रहेगा तो झोंके चलेगा तो यहाँ से वहां चला जाएगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चला जाता है, फैलता रहता है। यही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति में नम एवं गर्म सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अंकुरित होकर तेजी से फैल जाता है। और यही कारण है कि ये जो है क्या होता है कि नम वाले या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये जाकर के बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो है वहाँ अंकुरित हो जाते हैं और बहुत तेजी से ये बढ़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं। पौधे, जंतुएं तथा मनुष्यों में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। यानी कि इन्हीं कवकों के कारण जो है मनुष्य में या फिर पौधे में कह लो या फिर जंतु में कह लो, विभिन्न प्रकार के रोग पाया जाता है इसी कवक के कारण, है ना। तो अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि आगे भी बहुत सारा है, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ फर्स्ट का। उसके बाद जो है पाव रोटी। अब देखिए पाव रोटी की बात कर लेते हैं। पाव रोटी भी बहुत बहुत दिनों का होता है, इसलिए सब भी होता है। यहाँ पे ये देख लीजिए, पाव रोटी एक टुकड़ा ले, मतलब कि पाव रोटी का क्या करना है, एक टुकड़ा लेना या फिर एक पाव रोटी ले लीजिए, इसे पानी में थोड़ा गीला कर दीजिए। गीला करने के बाद फिर इसे 2-3 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। मतलब कह रहा है कि यानी कि ये हो गया आपका क्रियाकलाप, है ना। हम कैसे देखेंगे कि ये फफूंद कैसे हो जाता है। तो हमें कह रहा है कि एक पाव रोटी का टुकड़ा लेना है, इसे पानी में क्या कर देना है, गीला कर देना है। गीला करने के बाद इसे 2-3 दिन के लिए क्या कर देना है, खुला छोड़ देना है। मतलब कि खुला छोड़ देना है, ढकना उकना। ध्यान रहे कि पाव रोटी हमेशा नम रहे, सूखे नहीं। मतलब कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा पाव रोटी है उसमें नम रहे, मतलब पानी की मात्रा उसमें रहे, पानी की मात्रा सूखे ना। 2-3 दिनों के बाद पाव रोटी की सतह पर अवलोकन, मतलब उसके बाद हम देखेंगे 2-3 दिनों के बाद कि पाव रोटी को देखना है कि उसकी सतह कैसी है, उसे ठीक है उसकी अवलोकना करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये है अमर बेल और ये है लाइकेन का, ठीक है। तो आगे में देखेंगे। अब देख लीजिए कि यहाँ पे
पाव रोटी की सतह आपको सफेद दिखेगी। मतलब जिस स्थान पे हम रखे थे पाव रोटी, वो सतह क्या होगी, सफेद हमको देखने को मिलेगी। हरे या भूरे रंग के डिब्बे दिखेंगे, और उसके बाद हमें ये भी दिखने को मिलेंगे हरे या भूरे रंग के डब्बे। इन डब्बों को अवलोकन एक आवर्धन लेंस से अपने शिक्षक की सहायता से सूक्ष्मदर्शी से करें। मतलब हमें बोल रहा है कि इस डिब्बे का जो अवलोकन है में, तो आवर्धन एक लेंस होता है या सूक्ष्मदर्शी होता है, उसकी सहायता से हमें अवलोकन करना है। क्योंकि हम अपनी ये नन्ही नन्ही आंखों से उसमें जो भी बीजाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसको हम नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से फिर हम उसको देख सकते हैं। तो आपको महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना दिखेगी। तो आप जब उसको देखोगे तो आपको एक मतलब कहा जाए कि एक एकदम पतला पतला धागे की तरह जो है एक जाल जैसी बनी दिखेगी। ये रचनाएं फफूंद होते हैं, और ये जो आपको देखने को जाल की तरह दिखने को मिलेगा वो फफूंद होता है। ओके, तो आप समझ गए। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि कुकुरमुत्ता या फिर मशरूम वर्षा ऋतु में सामान्यतः नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर वृक्षों के कटे हुए भागों के तने पर कंपोस्ट खाद की ढेर पर उगते दिखते हुए है। मतलब कि बोला जाता है कि जो कुकुरमुत्ता है या मशरूम है, ये वर्षा ऋतु में अक्सर होते हैं, क्योंकि ये वही होगा जहाँ नमी पाएगी। मतलब जहाँ पानी की मात्रा होगी, जिस मिट्टी पे पानी की मात्रा होगी, वो वहाँ पे ये उग जाता है। ओके, और ये ज़्यादातर जो है कोई वृक्ष है, वृक्ष अगर कटा हुआ है थोड़ा सा तो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वो तना अगर भींगा है तब, सूखा में नहीं होगा, भींगे हुए में होगा। तो इसकी पहले बताया गया है कि जब नम उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, यानी जहाँ नमी होगी, पानी की मात्रा होगी, वहाँ ये उग जाते हैं। इसके आकारों में विविधता होती है, और इनका जो आकार होता है उसमें भी विविधता होती है। इसमें से सबसे साधारण छतरी आकार की होती है, और इसमें भी बोला जाता है कि इसमें सबसे साधारण एक छतरी आकार की, मतलब कि एक छत्ते की तरह बनी होती है, छतरी की तरह बनी होती है। ओके, मशरूम की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती है। मतलब कहा जाता है कि मशरूम का कुछ प्रजाति ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, कुछ खाने योग्य नहीं होते। आपने बाजार में उपलब्ध मशरूम के पैकेट को अवश्य देखा हो। मतलब कहा जाता है आप जब मार्केट गए होंगे तो मशरूम का पैकेट देखने को मिलेगा। अगर देखने को नहीं मिला है तो फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन में हो सकता है तो दिखा दे, मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा। मार्केट में कहाँ खोजने जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक है। तो लेकिन उम्मीद है कि मार्केट में अवेलेबल होता है ये मशरूम। ओके, जो खाने वाला होता है वो अवेलेबल रहेगा, जो खाने वाला नहीं रहेगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा सेकंड नंबर, जो कि परजीवी पोषण पे इसमें बात करेंगे अगले क्लास में। ओके, तो ये यहाँ पे है, मैं कोशिश करूंगा कि इस अगले क्लास में यहाँ तक खत्म कर दें। ओके, खत्म है मतलब कि पूरा खत्म कर देंगे अगले क्लास में। ओके, आज के इस क्लास में इतना ही, और हमारे चैनल को सब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको समय पे मिलता रहे। प्लीज़ इस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ओके, आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।